दोस्तों कंटिन्यूटी पार्ट 4 आज हम पढ़ने जा रहे हैं और इसमें भी हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी बुक क्लास 12th एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 30, 31, 32, 33 और 34 करेंगे। ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 33 तक है, ये आपका सिर्फ 2 मिनट में हो जाएगा। इसको समझने के लिए आपको ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो ये जो मैं 31, 32, 33 की बात कर रहा हूँ, ये इन दोनों पॉइंट्स पे 2 मिनट में हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट मैं समझाऊंगा। आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। स्टार्ट करते हैं जल्दी से कंटिन्यूटी पार्ट 4। जल्दी से बात करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जल्दी जल्दी समझते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। यहाँ लिखा है एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन, एवरी कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, जैसे मैंने लिख दिया एफ एक्स इक्वल टू 4, या फिर कोई कांस्टेंट लिख दिया c, या फिर कभी कभी हम कांस्टेंट को k लिख सकते हैं। एफ एक्स इक्वल टू सी, एफ एक्स इक्वल टू के, एफ एक्स इक्वल टू 4, इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। तो कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। दूसरी पॉइंट, आइडेंटिटी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है दोस्तों, आइडेंटिटी फंक्शन होता है y इक्वल टू एक्स, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स बोल दो या फिर एफ एक्स इक्वल टू एक्स बोल दो, वो भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, तीसरी पॉइंट है इफ़ एफ एंड जी बोथ आर कॉन्टिन्यूअस। देखो, दो फंक्शन अगर हमारे पास है, एफ और जी, दो फंक्शन है और ये दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं, तो हम इनको अगर ऐड करेंगे, एफ प्लस जी करेंगे, वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा। एफ माइनस जी करेंगे तो वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा। या फिर ये किसी फंक्शन में किसी कॉन्टिन्यूअस किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, किसी फंक्शन में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो भी वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। इनका हम अगर दोनों फंक्शन का मल्टीप्लाई कर दें तो भी कॉन्टिन्यूअस होगा। और अगर हम डिवाइड करें, एफ बाई जी करें, देखिए ये जो एफ बाई जी की बात हो रही है, अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो हर जगह कॉन्टिन्यूअस होगा, सिर्फ एक पॉइंट को छोड़, उन पॉइंट्स को छोड़ के जहाँ पे जी एक्स जो होगा 0 होगा। जिस पॉइंट पे जी एक्स जो नीचे डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन होगा वो जिस पॉइंट पे 0 होगा, वहाँ पे एफ बाई जी फंक्शन जो होगा वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, बाकी हर जगह होगा, हर पॉइंट पे होगा। ठीक है, आइए, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, जैसे लीनियर इक्वेशन ले लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लो, क्यूबिक इक्वेशन ले लो, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लो, कोई भी किसी भी डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन अगर है तो वो कॉन्टिन्यूअस ही होती है, हमेशा कॉन्टिन्यूअस होती है। एवरी रैशनल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। कोई भी रैशनल फंक्शन जो होता है, कोई भी रैशनल फंक्शन वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये बहुत बड़ा सा लिखा हुआ है, आप लोगों को लग रहा होगा ये क्या है। यहाँ लिखा है इफ़ एफ एंड जी बी बोथ रियल फंक्शन सच दैट एफ ओ जी इज़ डिफाइंड। मतलब एफ ऑफ जी, आपने वो उसमें पढ़ा होगा, किसमें, कहाँ पढ़ा होगा आपने, ये सब रिलेशन एंड फंक्शन में पढ़ा होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा बताता हूँ, आप लोग समझिए, क्योंकि इसको समझ लोगे तो ये क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33 तुरंत हो जाएगा विद इन 2 मिनट। 2 मिनट में 3 क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। आइए देखते हैं फटाफट क्या लिखा हुआ है ये। अब यहाँ पर लिखा है कि हमारे पास मान लो दो फंक्शन हैं, f और g, ये दो फंक्शन हैं और ये दोनों क्या है, इफ़ f एंड g बी रियल फंक्शन, दोनों रियल फंक्शन है। और इस तरीके से है कि एक और फंक्शन f ऑफ g, अच्छा f ऑफ g का मतलब समझते हैं आप लोग, ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, ऐसा, ये ऐसा लिखा हुआ है, f ऑफ g का मतलब ऐसा हुआ है। ठीक है, x की जगह हम gx लिख देंगे, जैसे fx होता है ना, fx में फिर x की जगह हम gx पुट कर दें तो वो f ऑफ gx बन जाता है, या फिर उसको f ऑफ g बोलते हैं। तो दो रियल फंक्शन f और g है, और f ऑफ g हमारा वो भी हमारा डिफाइंड है, मतलब डिफाइंड है। और ये हमारा जो g हमारा a पॉइंट पे, एक पॉइंट a है, उस पॉइंट a पे हमारा g क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। और मैंने बोला ना, फिर यहाँ पे क्या रखोगे आप, जी ए रखोगे, क्या रखोगे आप, x की जगह a रखोगे तो यहाँ पे जी ए रखना पड़ेगा। तो और हमारा फंक्शन अगर जी ए पर कॉन्टिन्यूअस हो, भाई एक फंक्शन g जो है वो पॉइंट a पे कॉन्टिन्यूअस है, और जो फंक्शन f है वो जी ए पर कॉन्टिन्यूअस है। फिर से सुन लो, मैं दोबारा बता रहा हूँ, जो फंक्शन g है वो पॉइंट a पे कॉन्टिन्यूअस है, और हमारा जो फंक्शन f है वो जी ए पर कॉन्टिन्यूअस है। तो हमारा जो ये जो फंक्शन f ऑफ g होगा, यानी ये जो फंक्शन होगा ये a पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होगा, ये a पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होगा। आप लोग समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है सब।
ठीक है, तो यही लिखे हुआ है यहाँ पे। तो ये हमारा 6 हो गया। हमारा 7 लिखा है द कंपोजिट ऑफ 2 कॉन्टिन्यूस फंक्शन। किसी भी 2 कॉन्टिन्यूस फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन वो भी कॉन्टिन्यूस होगा। मतलब हमारे पास 2 फंक्शन हैं, ये दोनों कॉन्टिन्यूस है, इन दोनों को मिला के एक कंपोजिट फंक्शन बना हुआ है। ठीक है, तो वो भी कॉन्टिन्यूस ही होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जो दोनों मिला के इन्हीं दोनों पे ये क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33 होगा। अभी बताएंगे फटाफट कैसे होगा, ये देखते जल्दी से। अच्छा, इसके अलावा और क्या लिखा हुआ है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। साइन, कॉस, टैन, ये जो फंक्शंस होते हैं ये भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग वाला जो फंक्शन होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है वो भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33 बताऊंगा, उसके बाद इन दोनों क्वेश्चन की बात करेंगे। और ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो 30 और 34 है। देखिए, आप ज़रा समझने की कोशिश करिए, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 31 है कि शो दैट एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूस। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। कॉस एक्स स्क्वायर, अब देखो हमें यहाँ पे 2 फंक्शन का ये 2 फंक्शन का कॉम्पोजिट है, ये 2 फंक्शन का कॉम्पोजिट है। कैसे पता चलेगा यार, कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि एफ एक्स क्या है और जी एक्स क्या है, तो आप कैसे बताएंगे? ये जो है ये तो 2 फंक्शन का कॉम्पोजिट है, मतलब ये एफ ऑफ जी है। एफ ऑफ जी का मतलब आप लोग समझते हैं ना, इसको ऐसा भी लिखे, मैं बार बार बता रहा हूँ, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी एक्स, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अब हम पहले यहाँ पे f है, तो जो यहाँ पे पहला फंक्शन होगा वही एफ एक्स बनेगा। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, नोट कर लो, बहुत ध्यान से सुनो। ये पहले यहाँ पे f है, तो जहाँ पे पहला फंक्शन होगा वही हमारा एफ एक्स बनेगा। तो ये बन जाएगा हमारा कॉस एक्स। क्या बनेगा हमारा? कॉस एक्स बनेगा। और फिर बाद में ये जो दूसरा फंक्शन एक्स स्क्वायर है ये क्या बन जाएगा? जी एक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जी एक्स बन जाएगा। तो देखो, हमने अभी एक रूल पढ़ा कि दो फंक्शन है और दोनों अगर कॉन्टिन्यूस है तो उनका कंपोजिट फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो यार देखो, एक्स स्क्वायर एक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर क्या है? पॉलिनोमियल हर जगह कॉन्टिन्यूस होता है। और ये कॉस एक्स है, अभी मैंने बताया कि कॉस एक्स भी हर जगह कॉन्टिन्यूस होता है, इसलिए इन दोनों को मिला के जो ये कंपोजिट फंक्शन बना है ये भी हर जगह क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा। आपको बस यहाँ पे लिखना है, ये थ्योरी लिख देनी है, ठीक। अब यहाँ पे देखो, ये मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स है, मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स। अब मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 31 ख़त्म हो गया। देखो 1 मिनट भी नहीं लगा, 32 पे आ गए जल्दी से। अब ये भी मान लो, अब तुम इसे मान लो ये, अब आप बोलोगे यार एफ ऑफ जी है कि जी ऑफ एफ है, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। चलो मैं इसको लिख देता हूँ कि ये जी ऑफ एफ है, मैं लिख देता हूँ कि ये जी ऑफ एफ है। जी ऑफ एफ का मतलब क्या हो जाएगा? जी ऑफ एफ एक्स, इस तरीके से, ठीक। अब यार अब हम यहाँ पे बताएंगे कि जी एक्स क्या है और एफ एक्स क्या है, आप ही बताइए ज़रा भाई। जी एक्स, अब मॉडुलस, सबसे पहले इधर जी पहले है तो पहले यहाँ पे मॉडुलस लगा है, तो जब मॉडुलस पहले लगा है तो मॉडुलस जो होगा वही जी एक्स बनेगा। पहले जी है तो पहले वाला, तो मॉडुलस एक्स, मॉडुलस के अंदर एक्स लिख दो, तो मॉडुलस एक्स हमारा जी एक्स हो गया। और फिर ये बीच में जो कॉस एक्स लिखा है वो बनेगा एफ एक्स। अब देखो, मॉडुलस एक्स हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है हर जगह, आपको पता है ना मॉडुलस एक्स कैसे बनता है? इस तरीके का बनता है मॉडुलस एक्स, इस तरीके का हमारा ये फंक्शन होता है ये, तो ये हर जगह कॉन्टिन्यूस होता है। तो ये भी हर जगह कॉन्टिन्यूस होता है और कॉस भी हर जगह कॉन्टिन्यूस होता है मेरे दोस्त। तो इन दोनों का कंपोजिट फंक्शन जो बनेगा वो भी क्या होगा? हर जगह कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक। अब आप लोग समझ गए होंगे कि कितना आसान है, बस ये थियरी आपको लिखनी पड़ेगी वहाँ पे। आइए जल्दी से एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, फिर ये दोनों क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 33 तुरंत कर लोगे आप लोग। क्या है यहाँ पे 33? एफ एक्स इक्वल टू साइन मॉडुलस एक्स। एफ एक्स नहीं, ये 2 फंक्शन का कंपोजिट है, तो मान लो ये एफ ऑफ जी है। तो जल्दी से आप लोग बताइए कि एफ एक्स क्या होगा? तो यहाँ पे एफ एक्स होगा, एफ पहले है तो जो पहले है वही, तो यानी साइन एक्स, साइन एक्स हमारा एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। तो जी एक्स क्या हो जाएगा? ये मॉडुलस एक्स जो है वो जी एक्स हो जाएगा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स क्या हुआ यहाँ पे यार? मॉडुलस एक्स हर जगह कॉन्टिन्यूस होता है, साइन एक्स हर जगह कॉन्टिन्यूस होता है, इनका कंपोजिट फंक्शन भी हर जगह क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जैसे यहाँ पे एफ ऑफ जी ये है, तो अगर हम यहाँ पे जी ऑफ एफ लिखे तो ये कैसा बनेगा? कोई बताएगा? जी ऑफ एफ अगर हम लिखना चाहें तो कैसा बनेगा? एक
तो ये क्या हो जाएगा, ये तो पहले ये आएगा, पहले मॉडुलस आ जाएगा यहाँ पे, तो ये मॉडुलस यहाँ आ जाएगा और ये अंदर लिखा जाएगा x की जगह, तो ये हो जाएगा sin x। तो यहाँ पे ये हो जाएगा g ऑफ f। ये आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, रिलेशन फंक्शन में ये सब पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और अपने कमेंट्स भी डालिए, प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है ये। आइए क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में हमें a और b की वैल्यू निकालनी है और ये फंक्शन जो गिवन है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है हमारा। तो देखो यहाँ पे जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है वो दो, ये एक तो 2 है और एक 10 है। 2 और 10 पे ये क्या हो रहा है, हमारा पॉइंट जो हो क्रिटिकल पॉइंट, मतलब यहाँ पे फंक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है, चेंज हो रहा है। तो हम दो जगह इसका फिर चेक करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं एट 2। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2 पे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, जब हमें 2 पे कंटिन्यूटी चेक करना है तो हम क्या निकालेंगे, 2 पे वैल्यू निकालेंगे फंक्शन की, फिर 2 का लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और 2 का राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ये तो करते हैं यार। तो क्या हो जाएगा, तो हम सबसे पहले निकाल दें f2। अब यार f2 कहाँ होगा, देखो ये लेस दैन इक्वल टू है, तो इक्वल टू मतलब x इक्वल टू 2 यही है, x इक्वल टू 2 पे फंक्शन क्या है 5 है, तो x इक्वल टू 2 पे हमारी वैल्यू पता चल गई 5, ठीक। और लेस देन का भी यही केस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट जो हम निकालेंगे वो यहाँ पे क्या है, क्या होता है ये, अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स हो जाएगा, हैं। और 2 माइनस एफ एक्स मतलब ये कांस्टेंट है 5, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू सीधे सीधे हो जाएगी 5। लेकिन अब हम बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की। तो देखिए राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे। अब राइट हैंड लिमिट मतलब 2 से ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 2, तो x ग्रेटर देन 2 में हमारा फंक्शन है ax प्लस b। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैसे लिखेंगे, लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स। अब क्या करते हैं यहाँ पे लेट, अब हम लिखते हैं लेट x इक्वल टू 2 प्लस एच व्हेन h टेंस टू 0 x टेंस टू 2। ये तो कॉमन स्टेप है, आप लोगों को सबको पता है कॉमन स्टेप है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, अब हम इसका, अब ये लिमिट चेंज हो जाएगा, x की जगह h हो गया, h टेंस टू 0 हो गया, और f इस x की जगह हो जाएगा 2 प्लस h, ठीक। तो आइए ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, 2 प्लस एच। अब यहाँ पे x की जगह 2 प्लस एच रखा जाएगा, तो ये हो जाएगा a इंटू 2 प्लस एच प्लस बी। एक्स की जगह रखेंगे ना 2 प्लस एच, तो a इंटू 2 प्लस एच प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, अब इसको ओपन कर दो 2a प्लस ए एच प्लस बी। अब यहाँ पे h की जगह आप 0 रख दो तो 0 हो जाएगा, तो ये आ गया 2a प्लस बी। तो ये देखिए 2a प्लस बी आ गया यहाँ पे। तो अब ये 2a प्लस बी हमारा इसी के इक्वल होगा, 2a प्लस बी इसके ही तो इक्वल होगा यार। ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो ये भी तो इक्वल, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, 2 पे भी कॉन्टिन्यूस है, 10 पे भी कॉन्टिन्यूस है। तो एक हमारा ये इक्वेशन हमको यहाँ से मिल गया, ठीक है। तो हम इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही अब हम किस पे चेक करेंगे, 10 पे करेंगे। तो आइए जल्दी से अब हम 10 पे करते हैं। ये तो 2 पे कर लिया हमने, हमारा काम हो गया ख़त्म। अब हम 10 पे करेंगे, तो लिखेंगे चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 10, ठीक है जी। तो सबसे पहले f10 निकालेंगे। f10 मतलब जहाँ पे इक्वल टू का साइन हो गया, देखो ये इक्वल टू का साइन यहाँ पे है, तो f10 यानी कितना होगा 21, तो ये हो जाएगा 21, क्लियर, 21 हो जाएगा। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अब देखो ये इक्वल टू भी है और ग्रेटर देन भी है, 10 से बड़े के लिए भी वैल्यू 21 ही है, तो यानी राइट हैंड लिमिट भी हमारा 21 ही होगा, कांस्टेंट है ना यार वो, तो 21 ही होगा। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड x लेस देन 10 के लिए यही फंक्शन लिया जाएगा, ax प्लस बी ही लिया जाएगा। तो आइए जल्दी से करते हैं, कैसे करेंगे। यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 10 माइनस, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, x टेंस टू 10 माइनस, अगर राइट हैंड लिमिट होता तो 10 प्लस करते हैं,
एफ एक्स, वही लिखेंगे लेट x इक्वल टू 10 माइनस एच व्हेन h टेंस टू 0 x टेंस टू 10। ये तो सभी में कॉमन जो होता है आपको पता ही है। अब ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f x की जगह हो जाएगा 10 माइनस एच। सो लिमिट h टेंस टू 0, अब वही ए एक्स प्लस बी में x की जगह रख देंगे 10 माइनस एच, तो a 10 माइनस एच प्लस बी। ठीक, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। अब इसको जरा ओपन करोगे तो हो जाएगा 10a माइनस ए एच प्लस बी। अब आप यहाँ पे 0 रख दो तो ये 0 हो जाएगा, तो अब आ गया 10a प्लस बी। ठीक, तो देखो अब ये जो 10a प्लस बी आया, क्योंकि ये फंक्शन 10 पर भी कॉन्टिन्यूस है, इसलिए ये तीनों वैल्यूज इक्वल होगी 21 21 21, तो 21 के ही तो इक्वल होगा ये 10a प्लस बी जो आया। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करोगे, इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो a और b निकल जाएगा। ठीक है जी, तो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। आइए जल्दी से इनको सॉल्व करते हैं दोनों इक्वेशन को, और जैसे ही दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फटाफट a और b आ जाएगा, फिर तुरंत ये क्वेश्चन करेंगे 34। जल्दी से करते हैं। तो एक इक्वेशन है हमारे पास 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1 है, और एक इक्वेशन है 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21, इक्वेशन नंबर 2 है। तो आप यहाँ से इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन हम कर रहे हैं, तो 10a में से 2 गया 8a, और ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, और 21 में से 5 गया तो 16। अब ये 8 उस जगह डिवाइड जाएगा तो a आ गया 16/8 यानी 2, तो a पता चल गया कितना आ गया 2, a2 आ गया। अब क्या करो, किसी एक में भी a की जगह 2 रख दो, यहीं पर रख देते हैं, ये ज़्यादा ईजी है, जल्दी हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 2 इंटू a की जगह 2 प्लस b इक्वल टू 5, तो ये 4 हो गया, उधर जगह सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 5 माइनस 4 यानी 1, तो b इज इक्वल टू आ गया 1। सो दिस इज योर आंसर, a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 1। दोस्तों बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि मेहनत से बनाई जा रही वीडियो, समझा के बनाई जा रही वीडियो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। इसके बाद अगली वीडियो में आप लोगों को डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट, इतना इजी कॉन्सेप्ट, और ऐसे माइंड में फिट करूँगा कि कभी ज़िंदगी में आप लोग भूलेंगे नहीं डिफरेंशिएबिलिटी के कॉन्सेप्ट को। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हमें क्या करना है, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन डिस। तो हमें हर पॉइंट पे करना है यार। तो हम ऐसे केस में क्या करते हैं, तो सबसे पहले कोई भी एक इंटीग्रल पॉइंट ले लेते हैं इंटीजर पे। अब इंटीजर में हम प्लस ले या माइनस ले, ज़ीरो ले, कुछ भी ले, तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, लेट चेक एट पॉजिटिव इंटीजर c x इक्वल टू सी। हमने कोई एक सी क्या है, सी एक कांस्टेंट है, पॉजिटिव इंटीजर है। कोई पॉजिटिव इंटीजर बोले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी है इसमें से। तो जल्दी से पहले हम वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, तो हम निकालेंगे एफ सी। पहले हम एफ सी निकालेंगे, वैल्यू एट सी। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वैल्यू एट सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ सी, तो मॉडुलस ऑफ सी माइनस सी प्लस 1। ठीक है, तो देखो ये पॉजिटिव, हमने तो पॉजिटिव नंबर लिया ना यार, हमने पॉजिटिव नंबर लिया है, तो ये सी बाहर निकल जाएगा क्योंकि प्लस है, तो ये हो जाएगा सी माइनस, अब ये भी पॉजिटिव है, सी एक पॉजिटिव इंटीजर, उसमें 1 ऐड करेंगे तो वो भी तो इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा, माइनस सी प्लस 1 लिखा जाएगा। देखो ये ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है, अगर आप ये ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो यहीं पर गलती हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फिर सी माइनस 1, ये कट जाएगा, तो ये आ गया आपका -1। कितना आ गया, -1 आ गया, क्योंकि सी से सी कैंसिल हो गया तो -1 आ गया। तो ये तो हमारा अभी क्या आया, वैल्यू एट सी आया। अब हम क्या निकालेंगे, सी पर एट पॉइंट सी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो आइए जल्दी से निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा लिमिट
लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ एक्स, और यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू c प्लस एफ एक्स। ठीक है, वही काम करेंगे, लेट x इक्वल टू c माइनस एच व्हेन h टेंस टू 0 x टेंस टू c। यहाँ भी वही काम करेंगे, लेट x इक्वल टू c प्लस एच व्हेन h टेंस टू 0 x टेंस टू c। यार ये कुछ स्टेप ऐसे जो बिल्कुल कॉमन स्टेप है यार, इसके बाद वाला भी स्टेप कॉमन है। तो अब ये क्या बन जाएगा, ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 बन गया, और ये बन जाएगा c माइनस एच। इसी तरीके से यहाँ बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा c प्लस एच। अब जल्दी से x की जगह हम क्या रखेंगे, c माइनस एच रख देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, तो ये c माइनस एच रखेंगे, तो मॉडुलस ऑफ c माइनस एच माइनस मॉडुलस ऑफ c माइनस एच प्लस 1। ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे आप क्या रखोगे, c प्लस एच, तो मॉडुलस ऑफ c प्लस एच माइनस मॉडुलस ऑफ c प्लस एच प्लस 1। ठीक, क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ रहा है यार? अभी तक मैंने जितना भी समझाया बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, बड़ा मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को। आइए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी कुछ है ही नहीं, बिल्कुल 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 ही मतलब मस्त चीज़ है, बहुत ही ईजी चीज़ है। क्या करेंगे अब यहाँ पे, लिमिट h टेंस टू 0, देखो c माइनस एच, c हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है कोई, h तो हमारा बहुत ही छोटा होता है, अप्रॉक्सीमेट तो 0 होता है, 0 नहीं होता है कभी भी, इक्वल टू 0 नहीं होता है, अप्रॉक्सीमेट तो 0 होता है, इतनी वैल्यू छोटी होती है कि 0 के आसपास होती है। तो अब किसी पॉजिटिव इंटीजर को मान लो 3 हमने लिया, 3 में से कोई भी छोटी वैल्यू अगर तुम सब्ट्रैक्ट करो तो प्लस ही तो रहेगा, माइनस थोड़ी बन जाएगा वो, c तो बहुत छोटा है ना, अरे h तो बहुत छोटा है ना c के कंपेरिजन में, तो ये प्लस ही रहेगा, प्लस बाहर निकलेगा तो यही बन के बाहर निकलेगा c माइनस एच माइनस। सिमिलरली यहाँ पर भी वही बात है, c में पहले हमने एक ऐड कर दिया तो और बड़ा हो गया, उसमें से बहुत छोटा सा माइनस कर रहे थे, प्लस ही तो रहेगा, माइनस थोड़ी हो जाएगा, तो ये भी जैसा है वैसा ही बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा अब आपका, लिमिट h टेंस टू 0, अब इसको जरा खोलो, c माइनस एच माइनस c प्लस एच माइनस 1। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ आपका, ये देखो c से c कटा, h से h कटा, तो ये आ गया -1। तो बढ़िया, बहुत बढ़िया, यहाँ भी -1 आया, यहाँ भी -1 आया। अब इधर देख लेते हैं यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पे क्या आएगा, देखो c प्लस एच है भाई, पॉजिटिव इंटीजर पहले से ही है, और अगर हम उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं तो प्लस ही तो होगा, माइनस तो कभी हो ही नहीं सकता, तो ये हो जाएगा c प्लस एच माइनस। सिमिलरली यहाँ भी सब ऐड हो रहा है तो प्लस ही रहेगा, तो मॉडुलस से बाहर आराम से निकल जाएगा, तो c प्लस एच प्लस 1। ठीक, ओपन कर दो इसे, तो ये हो जाएगा c प्लस एच माइनस c माइनस एच माइनस 1। ठीक, c प्लस एच माइनस c माइनस एच माइनस 1। ठीक है, हमारा +1 ही है ना, हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, अब c से c कटा, h से h कटा, तो ये भी कितना आ गया, -1 आ गया। तो ये हर एक इंटीजर फंक्शन पे, हर एक इंटीजर फंक्शन पे क्या है, ये कॉन्टीन्यूअस आया हमारा, हर एक इंटीजर फंक्शन पे कॉन्टीन्यूअस आया। ठीक है, ऐसे ही आप निगेटिव पे करोगे तो भी कॉन्टीन्यूअस आएगा, और कोई अगर डेसिमल नंबर आप लेके करोगे, c मान लो कोई एक डेसिमल नंबर है, मान लो 2 और 3 के बीच में है, वहाँ भी करोगे तो भी ये कॉन्टीन्यूअस ही आएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन तो ये था कि इसकी डिसकंटिन्यूटी पॉइंट बताओ, तो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट तो कुछ है ही नहीं यार, तो नो पॉइंट लिखेंगे, आंसर क्या लिखेंगे, नॉट डिसकंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन लिख देना कि ये तो हर जगह है, एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट इट इज़ कॉन्टिन्यूअस, नो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्त।